में घंटे, मिनट और सेकंड की सुई के साथ साथ पंचांग, मुहूर्त, मौसम और अन्य धार्मिक जानकारी भी देखने को मिलेगी। वैदिक घड़ी को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकेंगे। यह मोबाइल ऐप 189 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना के आधार पर 30 मुहूर्तों का विवरण भी होगा। क्या है इस वैदिक घड़ी की खासियत, क्या है इसका महत्व, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले वैदिक घड़ी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। में और अधिक जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ आरोह श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस घड़ी को इन्वेट किया है, यानी इस घड़ी के इन्वेटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले महाराज जी आपके पास है, लेकिन उससे पहले आरोह श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस वैदिक घड़ी का निर्माण किया है, वैदिक ऐप का निर्माण किया है, जो अब हर फोन पर भी नजर आएंगे। सबसे पहले आरोह जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ काम के लिए। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं आरोह जी कि देखिए, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आप इस ऐप को इन्वेंट कर रहे थे, जब आप इसको बना रहे थे, तो आपको क्या लगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इस समाज में इस वैदिक घड़ी को वापस से पुनर्स्थापित करना चाहिए? तो उस मोटिव के बारे में हम पहले आपसे समझना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि जब मैंने ये जाना कि इंग्लैंड में जो प्राइम मेरिडियन है वो विश्व में थोपा हुआ है, तो मुझे लगा कि साइंस का काम क्या होता है कि वो सत्य को खोजता है। अगर वो सत्य की ओर नहीं जा पा रहा तो वो विज्ञान ही गलत है। तो हमारी भारतीय कालगणना में जो विज्ञान हजारों वर्ष से चला आ रहा है, वो बिल्कुल जो समय की खगोलीय घटना और इनके अनुसार ही ये कैलकुलेशन की गई है। सूर्य की अनुसार हम अपने मुहूर्तों को नापते हैं, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार हम अपनी तिथियों को नापते हैं। तो ये सारी बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं। जबकि आज का जो 24 घंटे का समय है, उसके हिसाब से आप देखो, वो रात के 12 बजे डेट बदल देता है। तो रात के 12 बजे ऐसा दुनिया में क्या हो रहा है, या तारामंडल में ऐसा क्या हो रहा है कि डेट बदल जानी चाहिए? जब सारे कैलेंडरों का आधार सूर्य है कि सूर्य की परिक्रमा करने पे पृथ्वी का एक वर्ष होता है, तो सूर्य के सामने ऐसे ही अपनी धुरी पे पृथ्वी नाचती है, तो वो एक दिन क्यों नहीं होता? तो इसकी वजह मुझे, जब मैंने इतिहास जाना तो समझ में आई कि जब 15वीं शताब्दी में मैकेनिकल क्लॉक का आविष्कार हुआ, तो वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सूर्य के उदय को नाप नहीं पाती थी, क्योंकि सूर्य के सामने जो पृथ्वी की चाल है वो हर दिन हर लोकेशन पे बदलती जाती है। तो ये चीज टेक्नोलॉजी की कमी थी, इसलिए वो नाप नहीं पाए। लेकिन आज जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम इसको बना सकते हैं, और मुझे ये जब ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारी भारतीय कालगणना में इतनी सटीक कैलकुलेशंस दी हुई हैं कि सूर्य उदय होने पे 0 बजना चाहिए, सूर्य अस्त होने पे 15वां मुहूर्त होना चाहिए, तो मुझे लगा कि जब इतनी साइंटिफिक चीज दी हुई है तो ये दुनिया में क्यों नहीं आ पाई? तो मुझे लगा कि शायद घड़ी नहीं थी और इसलिए व्यवहारिक नहीं बन पाई। तो अगर मैं इसकी घड़ी बनाता हूं तो शायद ये लोग इसको इस्तेमाल कर पाए, जनता इसको इस्तेमाल कर पाए, लोग अपने घरों में, अपने हाथ में, अपने मोबाइल में डाल के इसको यूज कर पाए। क्योंकि अंग्रेजों ने भी घड़ी बनाई तो ही वो दुनिया में छाई। अगर हमारी घड़ी नहीं होगी तो वो कैसे उपयोग आएगी? तो मुझे लगा कि ये घड़ी बनाऊंगा मैं, तो एक तरीके से विज्ञान को सत्य की ओर भी लेके जा पाऊंगा। जो प्राइम मेरिडियन भारत से छीन लिया गया 1884 में, उसको वापस लाने के लिए एक पहल होगी, और विश्व को एक सही समय की ओर मैं लेके जा पाऊंगा। बिल्कुल, एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल, जिसको पूरा प्रदेश नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश भर में इसे अपनाया जाएगा। आपके पास पहुंचेंगे, इसके यूजर्स के बारे में भी आपसे समझेंगे आरोह जी। लेकिन सबसे पहले अब महामंडलेश्वर जी आपसे समझ लेते हैं, शैलेशानंद गिरी जी, गणना की बात कर लेते हैं। किस तरह से गणना अगर इस घड़ी के माध्यम से की जाती है, उसकी पूरी व्यवस्था जो है, उस पर हम आपसे चाहते हैं कि जरा विस्तृत रूप से जानकारी दर्शकों को पहुंचाए। वैदिक ग्रंथों के अंदर भूत भविष्य वर्तमान से तात्पर्य नहीं है। वहाँ पर किसी प्रलय का तात्पर्य है और पुनर्जन्म का। रहने के हमसे गुरु हुए, बड़े हुए, जवान हुए, बुजुर्ग हुए, बड़े, और मरने के बाद में पुनर्जन्म हुआ। तो ऊर्जा के संतुलन प्रभाव का बोध जो कराता है वो भारतीय काल बनाता है। अभी कल मैं एक चैनल के ऊपर बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आरोह की बात की पूर्णतः सहमति दिखाते मैं उनको बताया, मजाक कर रहे थे, किसी के हाथ में विंडो बंदी है ना तो उसका शुभ काल बता रहा है, किसी के हाथ में 50 रुपए की घड़ी बंदी है तो उसका संघर्ष काल बता रहा है। किंतु आरोह की बनाई हुई घड़ी है ना, हमारे पास रहेगी तो हमारा अमृत काल बताएगा।
यही अमृतकाल दिखाने वाली घड़ी इसी प्रणाली थी, गहरी कीमतें की निर्धारित था। तो ये जो गणना का जो केंद्र है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम इकाई में ना, तो वहीं पर निमिष को भी माना, पलक झपकने को भी माना। तो परमाणु से निमिष तक की यात्रा, उसके बीच में कितने उसके अंश है। पहले हमारे इन अंग्रेजों ने, या हम वेस्टर्न में किसी को निंदा नहीं कर रहा, उनका भी ज्ञान ध्रुवोत्तर प्रगति की ओर चलेगा जब वो इस घड़ी को देखेगा। तो क्या है कि जिस समय पे उन्होंने समय की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास करा, तो उन्होंने घंटा दिए, उन्होंने उसके बाद में मिनट दिया, सेकंड दिए, तो 3 हिस्सों में बात करके लिख दिया। जबकि हमारे यहाँ पर 30 अंशों के ऊपर पूर्णतः वितरण है, हमारे यहाँ पर मुहूर्तों का वितरण है, हमारे यहाँ पर नक्षत्रों का विभाजीकरण है, जो कि कहीं पर भी नहीं है। इस महान ज्ञान को इस युग के अंदर नित्य सनातन का वैभव काल रहेगा, सनातन का रिनेसेंस पीरियड है। मैं इसको कह रहा हूँ, सनातन का रिनेसेंस पीरियड की शुभारंभ है, जो कि आरोह की घड़ी से हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आरोह। देखिए महाराज जी, एक चीज और है, इस आने वाले जनरेशन जो नई पीढ़ियां हैं, वैदिक परंपरा से कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते नजर आ रही थी, आध्यात्म से भी कहीं ना कहीं दूर होते नई पीढ़ियां नजर आ रही। मुझे लगता है कि एक अच्छा पहल इस ओर भी है कि इस वैदिक घड़ी के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी कनेक्ट हो पाएगी अपनी उस सबसे पुरानी परंपरा से। देखिए स्पष्ट है, आज मैं मल्टीवर्सेस की जब बात कर रहा था तो मुझे कहा गया आधुनिक संत है। जब मैं बात कर रहा था क्वांटम मैकेनिक्स को अपने महाभारत के आधार पर समझाने का या अपने ग्रंथों के आधार पर समझाने का, तो उस समय पर मुझ पर भी कहीं ना कहीं उंगली उठी थी, जो जिसे कह सकते हैं पुरातन पंथियों के द्वारा या सिर्फ और सिर्फ विज्ञानुष चिंतन के चिंतकों के द्वारा कि ये आधुनिक संत है। किंतु ध्यान रखना होगा, जहाँ काल क्षीण हो जाता है ना, मैंने कहा जहाँ राजो खत्म हो जाए, जहाँ पर 50 रुपए की घड़ी खत्म हो जाए, वहां पर महाकाल प्रारंभ होता है। जीरो मेरिडियन पे बैठ करके आज मैं घोषणा करता हूँ कि युवाओं के लिए इससे ज्यादा उच्चतम अवसर विश्व के सामने प्रदर्शित करने का कुछ नहीं होगा, जब वो अपनी घड़ी को देख करके बता देगा कल सुबह 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आपके साथ क्या हो सकता है, कल वहां बारिश हो सकती है, जो कि पूरे विश्व का एक्यू वेदर नहीं बता रहा है, एक्यू चेक नहीं बता रहा है। ये घड़ी वो सब बताने की क्षमता रखती है, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो निश्चय ही हमारे लिए बेहद उच्चतम, जिसे कह सकते हैं आविष्कार नहीं कहेंगे, परिष्कार है। यह हमारे लिए बेहद उच्चतम उपलब्धि है कि एक सुप्त पड़ी, एक दबी पड़ी परंपरा, एक दबा पड़ा ज्ञान फिर से ऊपर करके आता है, उभर करके आता है और पूरे विश्व को चमत्कृत करेगा। बिल्कुल, और आरोह जी ने उसी को पुनर्जीवित भी कर दिया है। आरोह जी से आपसे समझ लेते हैं, आपको और उस परिश्रम को हमें सैल्यूट करना होगा। आपसे 2 सवाल समझना चाहता हूं, जब तक आरोह जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। महामंडलेश्वर जी, आप ये बात समझाइए, क्योंकि जिस तरह से आरोह भी कह रहे थे कि लोगों को समझने में थोड़ी सी अभी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गणना क्या है, कालखंड कैसे कैसे सूर्योदय सूर्यास्त के चलते ये पूरी चीजें बदलती हैं, प्रक्रियाओं को समझने में वक्त लगेगा। लेकिन आपके माध्यम से जिस तरह से आरोह जी कह रहे थे, समझने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए की पॉइंट्स हैं, तो किस तरह से लोग समझ पाएंगे। और दूसरा सवाल यह भी है कि क्या ये नई क्रांति एक लेकर आने वाली है भारत में, क्योंकि जिस तरह से इसका इस्तेमाल अब शुरू हो जाएगा। हालांकि आप भी देखते होंगे और हम लोग भी अपने आम जीवन में देखते हैं कि बात तो लोग करते हैं मुहूर्त की, चाहे वो शादी की बात कर ले, विवाहों में बात कर ले, किसी भी शुभ लग्न का इंतजार किया जाता है। लेकिन जब बात घड़ी की आती थी तो फिर वही देखते थे कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज गया, 3 बज गया। इस तरह की वैदिक घड़ियों की और वैदिक परंपराओं की जो रीति रिवाज भी गए वो समाप्त होते नजर आ रही थी। तो क्या एक नई क्रांति फिर से देखने को मिलेगी इस घड़ी के माध्यम से भारत में? महाराज जी। जी बिल्कुल स्पष्ट है राघवेंद्र जी, एक बात हमें समझना होगी, आम जन को ये देखना है, जब वो घर के अंदर कोई शुभ काम करने चाहते हैं, कोई नया कोई चीज खरीदना चाहते हैं, नया ग्रह के अंदर प्रवेश चाहते हैं, तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी पारंगत होते हैं उस पंचांग की, उस व्यवस्था के ज्ञान के अंदर, जिसके अंदर उन्हें मुहूर्त का, घटी का, पल का, निमिष का, सबका ज्ञान होता है। उनको ये मालूम है कि हर 1.5 घंटे के अंदर मुहूर्त बदलता है, शुभ है तो लाभ है, तो अमृत है तो काल है, तो उद्वेग है तो रोग है। तो ये बड़ा सरल है, समझना सरल है। यदि वो इसी घड़ी को लेकर के उनके नियमित पंडित के पास अवश्य जाए और उनको चरण में वंदन करके उनको बधाई दे कि देखिए आपकी एक व्यवस्था को हमारे देश के एक नए युवा ने एक पिरो करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक एप्लीकेशन बना दी, या वापस से आधुनिक सामंजस्य के साथ में, सायुज्यता के साथ में। एक छोटा सा सवाल यहाँ ऐड करना चाह रहा हूं मैं महामंडलेश्वर जी, एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, बड़े देर से ये सवाल मेरे जहन में चल रहा था।
बड़े देर से चल रहा था और ये समझना विचारो, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अपने पंडित जी के पास चाहिए, ज्योतिषाचार्य के पास, उनको धन्यवाद करिए कि देखिए एक नया विज्ञान आ गया है। आप जो बताते थे वही, क्या जो ये पंडित हैं जो अपने विद्वता से ये सारी चीजें बताते थे, उनके रोजगार पे कुछ असर पड़ने वाला है? मैं बड़े देर से सोच रहा था पूछूं, लेकिन पत्रकारिता धर्म के नाते मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया। नहीं जी, अभी तक क्या हो रहा था, पिछले कुछ समयों से पंडितों के ऊपर बड़ा आक्षेप आ रहा था, उनको अनुपयोगी माना जा रहा था। आज उनके उपयोगी होने का प्रमाण आरओ ने अपनी वैदिक घड़ी के माध्यम से दे दिया है। अब पूरा विश्व उसको देखेगा। और पंडितों का मतलब ये नहीं होता है कोई जाति, वो एक प्रकार के ज्ञान व्यवस्था का परिपोषक है, परिपालन करता है, जिसने उस अध्ययन को स्वीकारा। और अध्ययन क्या, जो कि पारंपरिक अध्ययन है। हमारा पारंपरिक अध्ययन बड़ा बृहद रहा। देखिएगा, आपने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा होगा राघवेंद्र जी। मैं कई बार बिग बैंग थ्योरी को ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ के साथ में कंपैरेटिवली एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ देश विदेश के अंदर, विशेष तौर पर यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं के अंदर। तो मैं उनको बताता हूँ कि भारतीय वैदिक जितने ग्रंथ है, उन्होंने भी नाद और बिंदु को बेहद महत्व दिया है। नाद यानी कि साउंड, बिंदु यानी कि लाइट। तो लाइट के जितने ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों के अंदर ये नाभिकीय शिवलिंग है। नाभिकीय मीन्स न्यूक्लियर, जहां पर बेस हो, यानी सेंटर पॉइंट जो हो, वो सेंटर पॉइंट उज्जैन है, महाकालेश्वर। इसलिए उसको कालेश्वर नहीं कहा गया, उसको त्र्यंबकेश्वर नहीं कहा गया, उसको ओंकारेश्वर नाद का नहीं कहा गया, उसको ज्योति और नाद दोनों के सायुज्य का महाकाल कहा गया। दैट मीन्स अबव ऑल टाइम जोन। तो जीरो जिसकी प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे थे आरओ, वो सारी चीजें उज्जैन के अंदर मिल रही है। आप कभी भी राघवेंद्र, हमारे दर्शक कभी भी डोंगला की वेदशाला जाएंगे नहीं तो हड़कत रह जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतनी उन्नत ज्ञान की व्यवस्था थी, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन था कि हमने सूर्य घड़ी, जल घड़ी, हमने उसके बाद में चंद्र घड़ी, इसको फिर ज्योतिष के अंदर जब लेकर के आए तो हमने लग्न को सूर्य के आधार पर माना, हमने चंद्र कुंडली को माना, हमने नवमांश को माना। तो जितनी व्यवस्था है, इन व्यवस्था को पूंगा पंडिताई कहने वाले लोगों के मुंह पे अब ताला लगेगा कि यह उच्चतम व्यवस्था ज्ञान की थी, जिसको पढ़ना आम लोगों के बस की बात नहीं थी। तभी उस जाति को नामकरण कर दिया जो कि जाति नहीं है, वो एक प्रकार का हो है जिनके अंदर हायर ब्रेन इंप्लीकेशन है, जिनके अंदर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है उच्चतम रहा, जो इन विषयों के ऊपर R&D करते थे, रिसर्च डेवलपमेंट करते थे, वो पंडित ब्राह्मण थे। तो अब इसके अंदर हमारे देश के समक्ष एक नई छवि प्रस्तुत होकर के आएगी कि हमारे वैदिक वाङ्मय के अंदर जो अध्ययन करता है वो विश्व के सारे ज्ञान का अधिष्ठाता है। यानी कि आप अपने वेदों को 4 वेद, 18 पुराण, प्रमुख 108 वैसे तो हजारों, तो 108 उपनिषदों, स्मृतियों को, दीज आर द डॉक्ट्रिन्स, इसके अंदर जितने प्रयोग करके ऋषि मुनियों ने इस्टेब्लिश करा है एक सिद्धांत, वो सिद्धांत आज विश्व भी पालन कर रहा है। चाहे वो वायुयान का हो, चाहे वो जलयान का हो, चाहे वो पृथ्वी के केंद्र का हो, या चाहे वो अंतरिक्ष के 16 ब्रह्मों का हो। तो अनेक स्टडीज के एक नए होरिज़ोन खुलते हैं। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। इतना बड़ा देश, बिल्कुल शैलेशानंद जी, और आपने जिस तरह से ये बात भी क्लियर कर दी कि उन विद्वान जो विद्वत लोग हैं, पंडित हैं, शास्त्री हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनके आमदनी पर कोई खतरा नहीं पड़ने वाला है। आरोची, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत बहुत बधाइयां मिल रही है पूरे प्रदेश भर से, देश भर से। एक तो आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, दूसरा जो आप फाइनल टच जो आप दे रहे थे, वो आपकी आवाज उस समय रह गई, कट गई टेक्निकल ग्लिच की वजह से, किस तरह से फाइनल टच दिया, और एक आखिरी मैसेज क्या है इस घड़ी के माध्यम से पूरे प्रदेश को? जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रदेश का, पूरे हमारे देश का, कि हम लोग के पास ऐसी ज्ञान परंपरा है जो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के लिए होती है। और ऐसी ज्ञान परंपरा वाले देश में मैं हूँ और मैं इसके लिए कुछ कार्य कर पा रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आरोची, हम कहते भी हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और आपने भी जो काम किया है उसका आधार जो है वो जो जिस पर इमारत जो खड़ी होगी, पूरे विश्व की इमारत खड़ी होगी।